हेलो बच्चों, आज हम लोग नाइन्थ सीबीएसई बोर्ड का दुख का अधिकार जो स्पर्श भाग एक किताब है उसका पाठ दुख का अधिकार पढ़ेंगे। ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में लेखक ने बखूबी से अमीर और गरीबी में क्या फर्क होता है वो बताया है। और जो बेचारे गरीब होते हैं उनके घर में अगर कोई दुख आता है यानी कोई मर जाता है, लेकिन फिर भी उनका साथ कोई नहीं देता है। वो गरीब है, उनको कमाने के लिए, पैसा अर्न करने के लिए बाहर तो जाना ही पड़ेगा ना। लेकिन लोगों का मतलब इस समाज में ऐसा है कि अगर कोई किसी के घर में मर जाता है, डेथ हो जाती है, तो उस घर में दुख का माहौल होता है, इसलिए कुछ दिन दुख के पालने होते हैं। तो उसी में ये चैप्टर है। तो यही एक कैरेक्टर जो है इसमें कि एक बूढ़ी माँ जो है उसका जवान बेटा मर जाता है और घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता है। तो उस बिचारी के पास कुछ ऑप्शन नहीं होता है। छोटे बच्चे होते हैं, वो भूखे होते हैं और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि बाजार में जाकर कुछ बेचने के अलावा। और फिर वो जब बेचने के लिए जाती है यानी कि कुछ कमाने जाती है अपने पेट के लिए, भूख के लिए, बच्चों के भूख के लिए, तो जो समाज के जो लोग रहते हैं, जो समाज के ठेकेदार रहते हैं, सो कॉल्ड ठेकेदार बोलेंगे, सो कॉल्ड अमीर लोग बोलेंगे, ये लोग उसे नाम रखते हैं बजाय उसके कि उसकी पीड़ा को समझे। उसको समझे भी ना, उसको क्या करते हैं, उसको नाम रखते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसको बुरा भला बोलते हैं। तो बहुत ही इमोशनल स्टोरी है ये। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है दुख का अधिकार। मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। देखिए, ये एक पूरे सेंटेंस का ये एक ही सेंटेंस है, लेकिन इसके ऊपर इतना सारा हम लोग लेख लिख सकते हैं कि मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। पोशाकें मतलब आपका ड्रेस, आप जो ड्रेस पहनते हो, जो ड्रेस कोड आपका रहता है, उसके हिसाब से लोग जज करते हैं कि ये अमीर है या गरीब है। अगर कोई सादा-सूदा ड्रेस पहनता है तो उसे क्या कहा जाता है कि ये गरीब है। और कोई बहुत ही पॉश एंड ब्रांडेड एंड सूट एंड ऑल बोलते हैं ना, सूट बूट, ये सारी चीजें अगर वो पहनता है तो वो दिखने में तो अमीर लगता है, यानी रिच लगता है। तो इस हिसाब से ये पहले सेंटेंस में कहा है कि मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। विभिन्न श्रेणियों मतलब कि अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, यानी अमीर गरीब, ऐसे क्लास में बांट देती है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। और प्रायः मतलब इसीलिए इसीलिए पोशाक यानी आपका जो ड्रेस है वही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। यानी वो कौन से दर्जे का है, उसकी कैटेगरी क्या है, वो केवल उसके पहनावे से यानी उसके पोशाक से पता चलता है समाज में। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। अब यहाँ पर लेखक का कहना है कि कभी-कभी क्या होता है कि मतलब हम बहुत ही उच्च लेवल के हैं, मतलब अपर क्लास के हैं, लेकिन हमें हमसे जो निचले ग्रेड के हैं यानी लोअर क्लास के हैं, उनके बारे में अगर जानना हो तो हम डायरेक्टली उधर जाके उनके बारे में पूछ नहीं सकते, क्योंकि हमारे और उसके बीच में किस चीज का अंतर आ जाता है, हमारे पोशाक का अंतर आ जाता है, हमारे पहनावे का अंतर आ जाता है। ठीक है, ऐसा इस सेंटेंस का मतलब है। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। यहाँ पर क्या उदाहरण दिया है कि वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती। यानी जो पतंग बहती रहती है ना ऊपर हवा में, तो जो वायु मतलब हवा और लहरें मतलब कि वायु का जो फ्लो होता है, वो फ्लो जो पतंग कट जाती है उसको जल्दी से जल्दी वो नीचे जमीन पे गिरने नहीं देती है, वो हवा में ही
बहते रहती है। ठीक उसी तरह खास परिस्थितियों में यानी कोई ऐसी परिस्थिति है तो उसमें भी हमारा ये जो पोशाक है हमें झुकने नहीं देता है, झुकने से हमें रोकता है। यानी ऐसी कोई कंडीशन, ऐसी कोई परिस्थिति, ऐसी कोई इंसिडेंट होती रहती है जहाँ पर हमारा पोशाक बाधा बन जाता है। तो ऐसा ही कुछ शायद लेखक के साथ हुआ है, इसलिए वो बोल रहे हैं। अब आते हैं मेन चैप्टर के स्टार्टिंग पे। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डालिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जाने पड़ते थे। ये इसके बारे में बोल रहे हैं कि बाजार में कुछ खरबूजे जो है वो जमीन पे बिक्री के लिए रखा है और कुछ खरबूजे देखो टोकरी में रखा हुआ है। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी है ना। अधेड़, अधेड़ का मतलब क्या है? अधेड़ मतलब कि आधी उम्र से ज्यादा, यानी तकरीबन बूढ़ी ही बोला जाएगा। अधेड़ उम्र की, आधी उम्र उसकी हो चुकी थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता? खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। यानी ये जो लेडीज है, ये अधड़ उम्र की जो लेडीज है, जो स्त्री है बोलेंगे हम, तो वो जो औरत है वो बेच खरबूजे बेचने के लिए तो बैठी थी, लेकिन कोई उसे कैसे खरीदता? क्योंकि उसने अपने आप को पूरा ढक लिया था और ढक ढक लेने के बाद वो फफक फफक कर रो रही थी। अब क्यों रो रही थी ये नहीं पता, वो आगे जानते हैं हम लोग। पड़ोस की दुकान के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में जाते बातें कर रहे थे। है पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में, यानी कि पड़ोस की जो दुकानें थी उस दुकान के तख्तों पर यानी वहां बैठे हुए थे और बाजार से आने जाने वाले लोग उसकी उसे घृणा कर रहे थे, मतलब नफरत, बड़ा ही नफरत इससे देख रहे थे। घृणा मतलब एक गंदगी बोलते हैं ना, एक वो बोल सकते हैं, या फिर हेटेड, हेटेड बोल सकते हैं। उस तरीके से उस स्त्री के बारे में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। मन में एक व्यथा मतलब एक सवाल हो गया, सवाल सवाल सा उठा, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था? फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई थी। देखिए यहाँ पर पोशाक का बात आ ही गया। वो एक जो लेडीज थी वो फफक फफक के रो रही थी, और जो लेखक थे उनको क्यूरियोसिटी थी, उनके मन में एक क्वेश्चन आ रहा था, एक व्यथा थी कि उस वो जो लेडी है वो क्यों रो रही है, वो जो औरत है वो क्यों रो रही है। लेकिन वो जाकर पूछ भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनका पोशाक एकदम अप टू डेट था। तो उनका पोशाक उन्हें वहां जाने से रोक रहा था कि तुम बड़े अप टू डेट हो और तुम वहां जाके उस गरीब से क्या बात करोगे। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस का मतलब है कि पोशाक, उनकी जो पोशाक थी वो उन्हें व्यवधान, व्यवधान मतलब बाधा, बाधा बन रही थी कि जाके उस बूढ़ी औरत को, उस गरीब औरत को पूछे कि आप क्यों रो रही हो। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, बड़े ही गंदगी से, घृणा से मतलब कि बहुत ही हेटेड के हिसाब से, हेट के हिसाब से, दूसरी तरफ कहते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। मतलब यहाँ पर जो आने जाने वाले लोग हैं उस बूढ़ी औरत को मतलब गए गुजरा समझ रही थी, बहुत ही घृणा से वो लोग उसको बोल रहे थे। वो इसलिए बोल रहे थे कि उसके घर में एक उसके जवान बेटे की मौत हो गई थी। तो ऐसा होता है कि जब किसी के घर में डेथ होती है, मौत होती है, तो उसके घर वाले कितने दिन, चाहे 9 दिन 11 दिन बाहर नहीं निकलते, सूतक पालते हैं यानी शोक पालते हैं। कभी जाकर कोई व्यवसाय नहीं करते, कोई धंधा नहीं करते। लेकिन ये जो लेडीज है, वो औरत है, वो तुरंत जिस दिन मर गया उसके दूसरे दिन ही वो आकर खरबूजा बेचने लगी। इसलिए आजू बाजू के जो लोग थे वो लोग बहुत ही आवाडावी बात कर रहे थे उसके बारे में। सामने के फुटपाथ पे सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा,
अरे इन लोगों को क्या है, इन लोगों को क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, हसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। यानी वहां से कोई एक आदमी था, वो भी उसको बोल रहा था कि इनका क्या है, ये जो लोग हैं ये सिर्फ रोटी पर ही ध्यान देते हैं। खसम लुगाई यानी कि हस्बैंड वाइफ हो गया, बेटा बेटी, धर्म ईमान, इनका कुछ नहीं रहता है, ये लोग सिर्फ रोटी पर ध्यान देते। परचून की दुकान पर, अब क्या होता है, परचून की दुकान पर, परचून मतलब कि जो किराया का सामान मिलता है ना, जो चीजें मिलती है, आटा, गेहूं, तेल, चीनी वगैरह जो मिलती है, उसको परचून की दुकान बोलते हैं। तो परचून की दुकान पर जो लाला जी थे, उन्होंने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब न हो, पर दूसरे धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है, और वह यहाँ सड़क सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। मतलब यहाँ पर एक एक तरह का व्यंग्य ही हम लोग यहाँ पर करेंगे कि समाज में ऐसे लोग हैं कि किसी के घर में मौत होने के बाद कितने दिन का सूतक पालते हैं, 13 दिन का। मतलब उसके घर में दुख है, तो वो दुख वो उसने 13 दिन पालना है, और उसके घर का खाना पीना कोई नहीं खाएगा। और कोई, अगर वो कोई बिजनेसमैन है या कोई धंधा वगैरह लगाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वो लोग बिजनेस भी नहीं लगा सकते। कोई बेचने के लिए कोई चीज लगाते, वो भी नहीं लगा सकते, क्योंकि समाज में लोगों का मानना ऐसा है कि उनके उसके घर में कोई मर गया है और वो दुखद चीज है, और उसके पास से अगर हम कोई चीज लेते हैं, खरीदते हैं, अगर उसने लगाया है, तो हमारा भी ईमान, हमारा भी धर्म क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। इस वजह से ये लोग सारे के सारे उस बिचारी बुढ़िया के पीछे ये सारी बातें कर रहे थे। आगे, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। अभी यहाँ पर इस लेखक ने थोड़ी जानकारी की आजू बाजू में कि क्या हुआ आखिर, क्यों, कैसे, कौन उसके घर में मर गया। तो पता चला कि उसका जो 13, कितना साल का बोला है, 23 बरस का, मतलब 13 ईयर्स का जो लड़का था, वो मर गया था। ठीक है, क्या हो गया था, मर गया था। तो उस वजह से, और उसके घर में कौन था, उसकी जो मर गया है, उसकी बीवी यानी इसकी बहू, और उसके पोता पोती थे। और लड़का जो शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डालियां बाजार पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती, यानी वो उसका सहारा था। वो जो लड़का था उसका सहारा था, वो उसी के ऊपर घर पूरा निर्भर था। लेकिन वो मर जाने के बाद में उनका कैसा गुजारा चलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर कचियारी मतलब क्या, 1 मिनट में आपको बताइए। कचियारी का अर्थ होता है खेतों में काम करना। ठीक है, तो वो खेतों में काम करता था, कुछ 1.5 बीघा जमीन थी उसकी, और उसी पर उसका परिवार का निर्भर था। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप लड़के को पैर पर काट गया। सांप ने लड़के को डस दिया। यानी कि वो जो लड़का है, वो खरबूजे की, मतलब जो बेल होती है, सुबह मुंह अंधेरे मतलब कि थोड़ा सा, एकदम थोड़ा थोड़ा काला था, सवेरे मॉर्निंग में थोड़ा सा रहता है ना, एक ब्लैकिश पना रहता है थोड़ा सा, वैसा था। तभी उस वक्त वो खरबूजे चुन रहा था, उस बेलों में से निकाल रहा था। बेल मतलब क्रीपर्स। तो उसी क्रीपर्स में एक सांप था, और सांप ने उसे डस लिया था, और डसने की वजह से उसकी मौत हो गई। लड़के की लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। ओझा का अर्थ होता है जो क्या बोलते हैं उसको, सांप और बिच्छू का, जैसे कि मंत्र, तांत्रिक बोलो सकते हो आप। ओझा मतलब तांत्रिक। झाड़ना फूकना हुआ, जो तांत्रिक लोग करते हैं, छूछा वगैरह।
नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा अनाज था दान दक्षिणा में उड़ गया। मतलब कि इतना सुपरस्टिशियस चीज हो गई कि उसके बेटे को एक सांप ने डस लिया तो दवा को लेके जाने के बजाय या किसी वैद्य या डॉक्टर को बताने के बजाय उसने किसी ओझा को बताया, तंत्र मंत्र वाला। उसने झाड़ फूक किया, नागदेव की पूजा की और साथ में दान दक्षिणा भी ले गया। और दान दक्षिणा में जो कुछ आटा वगैरह था घर में वो सारा का सारा चला गया, कुछ भी नहीं बचा। माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्प के बीच से उसका सब बदन काला पड़ गया था। अब ये भगवाना कौन है? भगवाना उसके बेटे का नाम था। वो बेचारा वो तो मर गया था। झाड़ फूक का या फिर कोई नाग देव की पूजा का कोई फायदा नहीं हो गया। जो जो बचा कुछ था खाना वगैरह वो तो दक्षिणा में चला गया। बेचारे ये लोग भगवानों को पकड़ कर लपेट लपेट के रो रहे थे। और वो जो भगवाना है पूरी तरीके से सर्प से विष के इसमें क्या हो गया था, काला पड़ गया था, पूरा बदन उसका काला पड़ गया। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? जिंदा आदमी तो फिर भी नंगा रह सकता है, लेकिन मुर्दा यानी मरने के बाद वो कैसे उसको नंगा विदा किया जाए? उसके लिए बजाज की दुनिया से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी ककना ही क्यों ना बिक जाए। मतलब उसकी अंतिम संस्कार के लिए उसको कफन दफन तो लाना ही पड़ेगा, चाहे फिर उसके लिए कोई चीज उसके गिरवी क्यों ना रखना पड़े, कोई बेचना क्यों ना पड़े। भगवाना परलोक चला गया, दूसरे मतलब कि वो स्वर्गलोक परलोक जो भी है उसमें चला गया। घर में जो कुछ चुनी भूसी भी थी सो उसे विदा करने में चली गई। मतलब घर में जो भी चीजें थी वो उसे बेचकर उसे विदा करने में यानी कि उसके कफन दफन में चली गई, उसके अंतिम संस्कार में वो पैसा सब चला गया। बाप नहीं रहा तो क्या हुआ? लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे, लेकिन भगवाना के जो बच्चे थे वो तो बेचारे बच्चे थे, भूख तो उनको लगनी ही थी। सुबह उठ के क्या करने लगे, वो भूख से बिलबिलाने लगे क्योंकि घर में तो अनाज का टुकड़ा भी नहीं था। दादी ने उन्होंने खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती? बहू का बदन बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधर देता? यानी कंडीशन ऐसी थी कि बेटा मरने के बाद सारा के सारा चीजें खत्म हो गई थी घर की। हाँ, और फिर उसके बाद में उसके जो बेटे के बच्चे थे वो तो बेचारे उनको भूख लग गई, वो तो रो रहे थे, तो उनको दादी ने खरबूजे दिया, लेकिन बहू को क्या देती? बहू तो बेचारी बुखार में तप रही थी। और अगर उसका बेटा होता, भगवाना होता, तो शायद उसे कोई दुअन्नी चवन्नी दे देता, लेकिन नहीं दिया। बुढ़िया रोते रोते आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डालिया के समेटकर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था। फिर बुढ़िया ने क्या किया, रोते रोते आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया के में समेटकर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था उस बुढ़िया के पास। उस बुढ़िया ने क्या किया, अपने पोतों की आंखों में अपनी रोते रोते आंखों में अपने भगवाना का जो भी तरबूजे थे वो क्या किया, समेटा और किसके पास चली गई, बाजार में वो बेचने चली गई। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फफक फफक कर रोई थी। वो ये साहस यानी वो डेयरिंग तो करके आई थी कि मैं जाकर क्या बेचूंगी, खरबूजे बेचूंगी, लेकिन ये तो समाज है, समाज उसके खरबूजे कोई खरीद नहीं सकता था क्योंकि उसके घर में सूतक था, उसके घर में मौत हो चुकी थी। फिर उसने क्या किया, चादर में लपेट कर अपना सर झुकाकर मतलब ढकाकर घुटनों पर टिकाए फफक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चला गया, कल जिसका बेटा चला गया बेचारी पर क्या बीत रही होंगी। हाउ सैड। आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। मतलब लोग इतने कैसे पत्थर दिल हो सकते हैं कि उसके घर में कुछ भी खाने को नहीं है और कोई उसको मदद करने के लिए भी तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है कि तो 5 रुपए दो, चवन्नी अवन्नी उसको दे दो किसी की कितना दिन तो भी, क्योंकि अगर वो जाती भी है बेचने के लिए तो उसकी मजबूरी है, और उसने मजबूरी में वो क्या कर रही है, वो खरबूजा बेच रही है ताकि उसके 2-4 पैसा उसको मिले और जाके वो अपने बच्चे के बच्चों को यानी अपने पोता पोती को कुछ खाना देवे। तो इसमें गलत क्या था, इसमें हर्ज क्या था? लेकिन समाज के जो ठेकेदार थे वो तो बस उसको क्या कर रहे थे, उसकी निंदा कर रहे थे, उसको घृणा से देख रहे थे। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में
पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। अब क्या हो गया, उस पुत्र वियोगिनी मतलब कि पुत्र के दुख से जो भरी हुई वो जो माता थी, उसका अंदाजा लगाते हुए लेखक को कुछ याद आया। क्या याद आया कि पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। यानी उसके पड़ोस में भी एक ऐसा किस्सा हुआ था कि पुत्र की मौत हो गई थी और वो माता बड़ी बेचारी दुखी थी। वह सम्राट महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। मतलब वो जो महिला थी अपने पुत्र की मृत्यु के बाद पूरे 2.5 महीना 2.5 आवर पलंग से नहीं उतरी थी, क्योंकि उसको दुख बहुत था। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी। यानी 15-15 मिनट के बाद मूर्छा आ जाना मतलब उनको झटका आ जाता था, एक चक्कर सा आ जाता था उनको कि पुत्र वियोग में, पुत्र से बिछड़ कर, पुत्र के मरने के बाद क्या हो जाता, पुत्र वियोग यानी पुत्र से वो भी बिछड़ जाते हैं, तो उसे क्या आती थी, मूर्छा आ जाती थी। मूर्छा आ जाना मतलब कि उसको एक अटैक आता था, यानी चक्कर अक्कर आती थी। और मूर्छा आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। हाँ, उसके मूर्छा आने की वजह से उसके आंखों से आंसू नहीं रुक सकते थे। दो दो डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठते थे। ने शहर भर में सारे लोगों को लगता था, हाय हाय उसका पुत्र मर गया है, बिचारी का पुत्र मर गया है। सबको शौक होता था, सबको दुख होता था। अब ये पैराग्राफ क्यों बोला लेखक ने? लेखक ने ये बताया कि जब एक गरीब का यानी एक निर्धन का पुत्र मरता है और वो उसकी परिस्थिति भी नहीं होती है कि अगले दिन क्या खाए क्या पकाए, बच्चों को क्या खिलाए, उसकी मजबूरी होती है कि वो मजबूरी में आकर अपने खरबूजे बेचना चाहे तो लोग उसे ताने मारते हैं, बड़ा भला बुरा कहते हैं। और दूसरी ओर लेखक कह रहे हैं कि मेरे पड़ोस में भी ऐसे ही किस्सा हुआ था। मेरे पड़ोस में भी एक पुत्र की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण वो जो बुढ़िया थी, जो भी लेडीज थी, जो औरत थी, वो 2.5 महीना तक पलंग से नहीं उतरी थी। यानी उसके पास सब सुख सुविधा थी, उसके पास तो हरदम दो दो डॉक्टर लगे हुए थे और सब सुख सुविधा थी। वो माली हालत से अच्छी थी, यानी अमीर थी, इसके लिए उसकी पीड़ा, उसका दुख तो हर कोई समझ रहा था, क्योंकि वो अमीर थी। लेकिन ये जो बेचारी गरीब थी, निर्धन थी, उसके पास तो खाने के लिए भी पैसा नहीं था और वो मजबूरी में आकर अपने खरबूज बेचने बैठी थी। उस पर किसी ने दया धर्म नहीं किया, उसने किसी उसने उस पर किसी ने शौक नहीं जताया। तो ये डिफरेंस यहाँ पर लेखक ने बताया। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। एंड वो टाइम पे जो लेखक है उसको बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो गया, बड़ी बेचैनी हो गई ये क्षण याद करते हुए कि एक ऐसा क्षण है और दूसरा ऐसा क्षण था। एक ऐसा क्षण है कि एक अमीर बुढ़िया बेचारी मजबूरी में आकर क्या बेच रही है, खरबूजे बेच रही है, तो लोग उसे धिक्कार रहे हैं। और दूसरा ऐसा एक क्षण याद आ रहा है जो कि एक अमीर बुढ़िया है, उसका पुत्र मर गया है, तो लोग उसे उसके शौक में मतलब उसके शौक में क्या कर रहे हैं, उसके शौक में भी साथ दे रहे, मतलब उसके शौक में साथ दे रहे, उसको दिलासा दे रहे। तो ये सारी चीजें बातें सोचकर लेखक को अपना मन क्या हो रहा है, बड़ा ही बेचैनी और अस्वस्थ हो रहा है। तो वो वहां से अपने कदम बढ़ा लेता है और वहां से तेजी से चला जाता है। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलते से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था, सोच रहा था शौक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। लास्ट में बोलता है लेखक कि शोक करने यानी गम करने के लिए भी कुछ सहूलियत होनी चाहिए। यानी कि गम तो गम है ना, चाहे चाहे अमीर को आओ, चाहे गरीब को आओ। बस ये है कि अमीर के जो गम होते हैं उस गम में सारे लोग शामिल होते हैं और गरीब का जो गम होता है उसमें कोई शामिल नहीं होता है। तो दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो बच्चों ये बहुत ही हार्ट टचिंग और इमोशनल स्टोरी थी, जिसको लेखक ने बखूबी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया है, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर बताया है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये सारी स्टोरीज बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स, ये जो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स है मेरे मेरे मतलब मैंने जो लिखे हैं
अगर आपको चाहिए होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना और आपको मेरा ये सिखाने का पैटर्न कैसे लगा, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा वीडियो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो बच्चों